हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की स्टोरी का नाम है विश्वासघात। प्यारी सहेलियों, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटी सुधा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कृष्ण सूद के बेटे के साथ मत घूमा करो। तुम 10वीं कर लो, फिर तुम्हें क्लर्क लगा देंगे सरकारी। और याद रखना, अगर फेल हो गई तो निरंजन लाला के सौतेले बेटे से तेरी शादी करा दूंगा। वो लोग अच्छे नहीं हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो। बालकिशन सूद ने अपनी बेटी को धमकाया, पर सुधा तो पवन के प्यार में पागल थी। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। पवन इंटर पास करके कॉलेज जा रहा था, पर उसे शराब की लत लग गई थी। 2 भाई 2 बहनों में सबसे छोटा था। पिता बिजनेस में और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहते, पर पवन को बात समझ नहीं आती। कॉलेज जाकर दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो गया था। आवारागर्दी के लिए भाई भाभी खूब खूब पैसा देते थे और उसकी पीठ के पीछे माँ बाप से उसकी बहुत बुराई करते और कहते कि खुदा ना खास्ता बाबूजी, अगर आप और अम्मा नहीं रहे इस दुनिया में तो हम इस बिगड़ैल को अपने साथ नहीं रखेंगे। सुधा 10वीं में फेल हो गई और अचानक ही पवन और सुधा उस गांव से गायब हो गए। उनके भागने की खबर चारों तरफ फैल गई। माँ बाप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। दोनों का परिवार एक दूसरे का कट्टर था। दोनों ने एक दूसरे को जमकर गाली गलौज किया। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका था। सुधा के माता पिता ने उसको जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, लेकिन पवन के माता पिता ऐसा ना कर सके। उन्हें भी कहीं ना कहीं दिल में सुधा पसंद थी और सुधा के घर वालों से जमीन का उन्हें लालच भी बहुत था, पर वह लोग नॉनवेज खाने वाले थे। सुधा का परिवार कृष्ण भक्त, शुद्ध शाकाहारी। घृणा का लेवल इतना था कि जहां दोनों की जमीन मिलती थी वहां सुधा के माता पिता गंगाजल छिड़कते थे और पवन के माता पिता को गालियां भी देते थे कि उन्होंने धोखाधड़ी से उनकी जमीन हड़प ली है। इधर पवन और सुधा दोनों ने चंडीगढ़ जाकर के शादी कर ली। पवन ने एक नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी कर ली। अच्छी तनख्वाह मिलती थी। समय बीतने लगा। बेटे के पैदा होने का इंतजार करते करते उन दोनों की 4 बेटियां हो गई। लेकिन पवन दिन ब दिन शराब ज्यादा पीने लगा। अब सुधा को चिंता होने लगी। बार बार कहती कि अगर शराब पीकर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं 4 लड़कियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन पवन कहता, जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार शराब से करता हूँ। अगर शराब छोड़ दूंगा तो तुम्हें भी छोड़ दूंगा और यह दुनिया भी छोड़ दूंगा। पर चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे बाप ने बेदखल किया है तुम्हें जमीन से। मेरे भाई और पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चियों को पढ़ा लिखा कर वापसी कर लेंगे, अपने घर चले जाएंगे, हवेली के मालिक हैं हम। तब तक तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पता चला कि पवन को टीबी की बीमारी हो गई है। दिन ब दिन कमजोर होने लगा और दवाई भी शराब के साथ लेता, और ऐसा करते एक दिन उसकी डेथ हो गई। सुधा को काटो तो खून नहीं, यह वाली स्थिति सुधा की हो गई। ना तो उसके सिर पर अब छत थी, ना ही कोई आसरा। स्कूल वालों ने सुधा को उस समय के हिसाब से 20,000 रुपए देकर के स्कूल का रेजिडेंस भी उससे खाली करवा लिया। अब उसके आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। पढ़ाई उसने की नहीं थी, काम उसे कुछ आता नहीं था, कम उम्र में शादी करके भाग गई थी, तो अब वह क्या करे। 4 बेटियां कैसे पाले। इसी बीच हिमाचल प्रदेश से पवन की बहन अपने भाई की विधवा से मिलने आई और सुधा को बच्चों के साथ हिमाचल वापस ले आई और वहीं प्राइवेट स्कूल में चपरासी के काम में रखवा दिया। एक दिन पवन के बड़े भाई भाभी उसके यहाँ आए और अफसोस जताते कहने लगे, मेरा छोटा भाई इतनी छोटी उम्र में अपनी 4 बेटियों को छोड़कर कैसे चला गया। और बहुत रोने लगा और सुधा से कहने लगा कि देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब पवन तो वापस आ नहीं सकता, वो तो हवा में मिल गया। मैं विधवा पेंशन लगवा दूंगा, उसके कागजात हैं, इस पर साइन कर दो। सुधा ने फट से साइन कर दिए। उन्हें खाना खिलाकर विदा किया। धीरे धीरे लड़कियां बड़ी होने लगी। इसी बीच जेठ जेठानी उनसे मिलने आते, कभी फल फ्रूट भी ले आते। पर कुछ सालों से उनका आना बंद हो गया। बड़ी बेटी ने बीए कंप्लीट कर ली और प्राइवेट स्कूल में क्लर्क लग गई। तब एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, चलो हम कब तक यहाँ पर रहेंगे, अपने गांव वापस चलते हैं। आपकी विधवा पेंशन आज तक नहीं लगी, पता करते हैं कि लगी क्यों नहीं। फिर ताया जी भी कहते हैं कि तुम आते जाते नहीं हो। इतने सालों में अपनी ज़मीन पर अपने हिस्से पर रहकर कुछ काम कर लेते हैं, जिससे खाने पीने की सब्जियों का खर्चा निकल जाएगा। वहाँ भी प्राइवेट स्कूल है, वहाँ नौकरी कर लूँगी, साथ साथ सरकारी टेस्ट की तैयारी कर लूँगी। सुधा को यह बात जम गई। शहर में रहकर खर्चे भी ज़्यादा हो रहे थे, लड़कियां भी कॉलेज पहुंच गई थी। सरकारी कॉलेज ससुराल के पास ही था और जेठ ने भी कहा था, जब मन करे अपने घर वापस आ जाना और अपने पति की जगह जमीन की देखरेख करना। यही आखिरी इच्छा थी पवन के माता पिता की भी।
ऐसा सोचकर सुधा भी अपनी बेटियों को लेकर के अपने गांव के घर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने घर की दहलीज पर कदम रखा, वैसे ही जेठानी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम वापस चली जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारी बेटियां कहीं की नहीं रहेंगी। तुम्हारा इस जमीन पर अब कोई अधिकार नहीं है, तुमने सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। ऐसा सुनकर सुधा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस जेठ ने उसके पति के मरने पर बाप की तरह संतावना दी, जिस जेठानी ने चांदी के कड़े हाथ में विधवा होने पर पहनाए थे, आखिर आज इतने साल के बाद वह उसे ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं? फ़ोन पर तो हमेशा मीठी ही बातें करते थे। उसे यकीन नहीं हुआ। अपनी बेटियों को लेकर वह सीधे पटवारी के पास जा धमकी। वहाँ जाकर के जब उसने ज़मीन के कागजात देखे तो पटवारी ने कहा कि आपने खुद ही तो ज़मीन के कागज़ पर साइन करके सब कुछ अपने जेठ जेठानी के नाम कर दिया आज से कई साल पहले। सुधा ने पूछा, कब? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पटवारी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, आप याद कीजिए आपने कब कागजात पर सिग्नेचर दिए। फिर सुधा को याद आया कि जेठ उसके पति के अंतिम संस्कार हो जाने के कुछ दिन बाद कुछ कागज़ लेकर आए थे और सुधा के कुछ कागज़ों पर यह बोलकर साइन कराए थे कि हम विधवा पेंशन योजना के कागज़ लेकर आए हैं, इस पर जल्दी से सिग्नेचर कर दो। और उसने भी उन पर विश्वास करके बिना पढ़े साइन कर दिए। आज उसे अपने पिताजी की बात याद आने लगी कि क्यों वो पवन से शादी करने को, उसके परिवार से रिश्ता जोड़ने को मना करते थे, क्यों वो इन लोगों को अच्छा इंसान नहीं कहते थे। इतना बड़ा विश्वासघात कोई अपने मृत भाई की विधवा के साथ कैसे कर सकता है, जिसकी 4-4 बेटियां हों? विधवा कहाँ जाएगी, इस बात पर भी उसे दया नहीं आई। यह सोचकर वह पछताने लगी। काश उसने अपने पिताजी की बात मानी होती तो यह दिन उसे देखना ना पड़ता। लेकिन अब तो मायके भी नहीं जा सकती थी, वहाँ के दरवाजे भी बंद थे। ना मायके में ज़मीन थी, ना ससुराल में ज़मीन रही। जाए तो कहाँ जाए? वह वापस फिर उसी स्कूल में आकर चपरासी का काम करने लगी। अपनी ननंद से सारी बातें कही तो ननंद ने भी असमर्थता जताई और कहा, तुम्हें अपने ही सहारे जीना है। पर सुधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पास कोई ऐसा अपना बड़ा नहीं था जिससे वह अपना दुख कह सके, अपना जिगर खोल करके रो सके, मृत पति के साथ हुए विश्वासघात की शिकायत कर सके। 16 साल की उम्र में जिसके सहारे, जिसके लिए उसने गलती की थी, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, माँ बाप भाई बहन सबको भुला दिया था, वह अब हवा मिट्टी में मिल चुका था। जिन माँ भाई बहन को गले लगाकर मिलने की इतने सालों से उसके दिल में तड़प थी, उन्होंने भी उसे माफ़ नहीं किया, उससे मिलने तक नहीं आए। अपने दिल का सुख दुख वह आज तक किसी से ना कह पाई। वह तड़प आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जाए तो कहाँ जाए? बेटियों का क्या होगा? यह सब सोचते सोचते वह शून्य में निहारने लगी।